नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ खून के आंसू नॉवल का पार्ट 3। इसके बाकी के 2 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स ऊपर आपको आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं खून के आंसू नॉवल का पार्ट 3। विमल की होटल में मौजूदगी के दौरान मारियो ने लॉबी से ही फ़ोन करके एक कार और 2 आदमी वहाँ बुलवा लिए थे। उन्हीं आदमियों से उसे मालूम हुआ कि सोहल और शांताराम के भाइयों के वर्सोवा वाले ठिकाने पर बकिया के आदमियों ने हल्ला बोला था, और वे वहाँ से तुकाराम और देवाराम को पकड़कर ले गए थे। लेकिन मारियो हैरानी से बोला, तुकाराम और देवाराम को तो मैंने अभी तुम लोगों के यहाँ पहुँचने से थोड़ी देर पहले उड़ते पंछी की तरह आज़ाद यहाँ से निकलकर जाते देखा था। खुद इकबाल सिंह उन्हें बाहर तक छोड़ने आया था और बाइजर टैक्सी में बिठाकर गया था। कमाल है, दोनों में से एक बोला। लेकिन बाप, उधर तो बहुत हंगामा बरपा था। बकिया के दर्जनों आदमी अभी भी उधर सोहल के इंतज़ार में मौजूद है, सोहल को गिरफ्तार करने के लिए, और नहीं तो क्या। लेकिन सोहल तो अभी खुद अपनी मर्जी से यहाँ पहुँचा था। बाप, वो नहीं जानता होगा कि ये बकिया का हेडक्वार्टर है। अब इस साले सोहल को रिसीव करने के लिए बकिया खुद लॉबी में आया था और उसे अपने साथ भीतर लेकर गया था। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी आंखों के सामने ऐसा हुआ है। ये करिश्मा है। ये करिश्मा मैंने खुद अपनी इन 2 आंखों से देखा है। ये कमाल है। क्या गोरख धंधा है। मारियो एकाएक गुस्से में अपने बाल नोचता हुआ बोला। तभी विमल ने होटल से बाहर कदम रखा। देवा, भिंडी बाजार की तरफ बढ़ती टैक्सी में तुकाराम बड़ी गंभीरता से अपने पहलू में बैठे अपने भाई से संबोधित हुआ। तो गांव चला जा। देवाराम ने सक पकाकर अपने भाई की तरफ देखा। समझ ले, बंबई शहर से तेरा दाना पानी हमेशा के लिए उठ गया। सिर्फ मेरा, आपका नहीं। मैं अभी यहीं रहूँगा। वो किस लिए? ज़्यादा सवाल मत पूछ और अपने बड़े भाई का कहना मान। आप मुझे गांव की सुरक्षा में भेजकर खुद यहीं अकेले मौत से 2-2 हाथ करना चाहते हैं। देवा, मेरे भाई, मेरे बच्चे, तू अभी छोटा है, नौजवान है। तेरे सामने तेरी सारी ज़िंदगी पड़ी है। तूने अभी ज़िंदगी में कुछ नहीं देखा। हो सकता है, लेकिन एक चीज़ मैंने देखी है, आज ही देखी है, और बहुत करीब से देखी है। क्या? मौत, साक्षात मौत। आपको ये करिश्मा नहीं लगता कि हम ये बकिया के हाथों से बच गए? करिश्मा क्या, मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं आ रहा कि ऐसा कुछ हो गया है। आप ये समझ लीजिए कि बकिया के जुल्म सितम के ज़रे साया देवा आज आपके साथ शहीद हो गया। समझ लीजिए कि वो पहले ही मौत के मुंह में पहुंच चुका है। देवा, मेरे साथ बहस मत कर और गांव चला जा। गांव मैं जाऊंगा तो आपको साथ लेकर जाऊंगा। तू अपने पिता की उम्र के बड़े भाई का कहना नहीं मानेगा? ये कहना नहीं मानूंगा। बकिया के कहर से खौफ खाकर एक डरे हुए कुत्ते की तरह अपनी टांगों में दुम दबाकर अपनी ज़िंदगी के लिए गांव में पनाह तलाशता मैं यहाँ से नहीं भागूंगा। देवा, मैं जानता हूँ आपके जहन में कोई बहुत खतरनाक इरादा करवट बदल रहा है। भाई साहब, जो जंग मेरे 3 भाइयों की मौत की वजह बनी, वो मैं आपको अकेले नहीं लड़ने दूंगा। कसम है मुझे शांता जीवा और बाले की दिवंगत आत्माओं की। मैं आपको यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाऊँगा। देवा का गला रुंध गया। देवा, तुकाराम कातर स्वर में बोला, मेरे बच्चे। उसने देवाराम को खींचकर अपने कलेजे से लगा लिया। विमल को पूरा विश्वास था कि बकिया उसका पीछा करवाने से बाज नहीं आने वाला था, इसलिए वो बहुत सावधान था। उसे पूरी उम्मीद थी कि उसके होटल से निकलते ही कोई उसके पीछे लग जाने वाला था। ऐसे किसी आदमी की शिनाख्त करके उसे डॉस देने के इरादे के साथ ही उसने होटल से बाहर कदम रखा था। लेकिन कुछ क्षण बाद अपने पीछे लगा जो आदमी उसकी निगाह में आया वो मारियो था। अब मारियो को उसने साफ पहचाना। उसकी टैक्सी के पीछे लगी काली फिएट के ड्राइवर की बगल में बैठा शख्स निश्चय ही गोवा के मशहूर गैंगस्टर एंथनी एल्बुक का भूतपूर्व बॉडीगार्ड और वर्तमान लेफ्टिनेंट मारियो था। उससे पीछा छुड़ाना उसे कोई बड़ा काम ना लगा। पीछे लगे आदमी की खबर हो तो उससे पीछा छुड़ाना हमेशा ही मामूली काम होता था, और फिलहाल उसे कोई जल्दी नहीं थी। उसने सीट की पीठ में अपना सिर टिका लिया और सीट पर अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया। उस घड़ी में पिछले दिनों के हाहाकारी घटनाक्रम न्यूज़ रील की तरह उसके मानस पटल पर उभरने लगे। वो ख्यालों में खो गया। अपनी ज़िंदगी का कौन सा रूप उसने सोचा था और कौन सा रूप सामने आया था। दाता, वो होठों में बुदबुदाया। सोचे सोची ना होई, जे सोची लखवार। अपनी कल्पना में वो एक बार फिर चंडीगढ़ में नीलम के फ्लैट के इत्मीनान और सुकून में पहुंच गया। उसे उस औरत की कुर्बानी की याद आई जो उसकी कोई नहीं थी, लेकिन सिर्फ उसी की वजह से खूंखार बेड़ियों के चुंगल में फंसी हुई थी। नीलम,
जो उसके हर दुख सुख में शरीक थी और जो चंडीगढ़ से लेकर बम्बई तक हर जगह साई की तरह उसके साथ थी। चंडीगढ़ में उसके मुंह से निकल गया था कि उसकी आने वाली जिंदगी में उसकी सलामती इस बात पर निर्भर करती थी कि उसको प्लास्टिक सर्जरी से नया चेहरा हासिल हो जाता। स्लेटर नाम के जिस डॉक्टर से उसे नया चेहरा हासिल हो सकता था, उसकी ऐसी सेवाओं की फीस 5 लाख रुपए थी, जबकि विमल के पल्ले एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। वो रकम उसके लिए नीलम ने मुहैया की थी, अपना मकान बेचकर, अपने जेवर बेचकर, बैंक से अपनी फिक्स डिपॉजिट निकलवा कर। फिर विमल अपनी हरजाई बीवी की तलाश में उसे उसके कुकर्मों की सजा देने की नीयत से चंडीगढ़ से इलाहाबाद से बम्बई पहुंचा। वहां उसने सुरजीत को बांद्रा के एक फैशनेबल फ्लैट में अकेले रहते पाया। सुरजीत ने ही उसे बताया कि उसका यार ज्ञान प्रकाश डोगरा उससे उकता चुका था, लेकिन उसने यारी का इतना फर्ज जरूर निभाया था कि उसने सुरजीत को वो ऐश्वर्यशाली फ्लैट दे दिया था और हर पहली तारीख को वो खर्चे पाने के लिए उसे 2000 रुपये भिजवा दिया करता था। विमल वहां अपनी बेवफा और हरजाई बीवी का कत्ल करने आया था। उसके कुकर्मों के बदले में वो उसे मौत की सजा देने आया था, लेकिन विमल ने ऐसा नहीं किया। उसकी जगह उसने अपनी बीवी को इतना जलील किया कि अगर उस जलालत की जगह उसे मौत की सजा भी मिलती तो वो कई दर्जे कम होती। उसने उसी रात पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। सुरजीत कौर ने साबित कर दिया कि वो बेवफा थी, लेकिन बेहया नहीं थी। उसने विमल की जान बख्शी कबूल नहीं की, उसने अपनी जान खुद ले ली। उसने साबित करके दिखाया कि ये हार कर भी जीत गई थी और विमल जीत कर भी हार गया था। उन्होंने सुरजीत की लाश को रेफ्रिजरेटर में बंद करके रेफ्रिजरेटर समुद्र में फेंक दिया। पहली तारीख को विमल ने सखाराम चित्रे नामक उस आदमी को धर दबोचा जो सुरजीत को 2000 रुपये की माहवारी पहुंचाने के लिए उसके फ्लैट पर पहुंचा था। सखाराम चित्रे के माध्यम से वो उसके बॉस रुस्तम भाई अंधेरी वाला तक पहुंचा, जो कि अंधेरी की न्यू बॉम्बे टूरिस्ट टैक्सी सर्विस का मालिक था। रुस्तम भाई से उसे मालूम हुआ कि डोगरा बम्बई के अंडरवर्ल्ड के बेताज बादशाह राज बहादुर बखिया और काला पहाड़ के गैंग का एक महत्वपूर्ण आदमी बन चुका था और स्थायी तौर पर काले पहाड़ की कंपनी के नाम से जानी जाने वाली ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर होटल सी व्यू की दूसरी मंजिल के एक स्वीट में रहता था। रुस्तम भाई ने विमल से वादा करके भी कि वो विमल की बाबत डोगरा को आगाह नहीं करेगा, उसने वादा खिलाफी की और डोगरा को विमल के अपने पास आगमन के बारे में सब कुछ बता दिया। उसने उसे ये भी बताया कि विमल सुरजीत का पहले ही कत्ल कर चुका था और अब वो फिराक में था डोगरा के कत्ल की और उन 50,000 रुपये की जिन्हें इलाहाबाद में डोगरा डकार गया था, लेकिन जिनके गबन के इल्जाम में जेल की हवा सोहल को खानी पड़ी थी। विमल और नीलम होटल सी व्यू पहुंचे और उसकी 8वीं मंजिल पर स्थित स्वीट नंबर 805 में बुक हो गए। वहाँ थोड़ी सी कोशिश से ही विमल ने इस बात की तस्दीक कर ली कि डोगरा वहीं रहता था। एक रात को विमल ने होटल के पहलू में खड़ी एक कार को आग लगा दी। उसे उम्मीद थी कि उस आग से मचे कोहराम की वजह से डोगरा अपने स्वीट की बालकनी पर प्रकट होगा और वो बड़ी सहूलियत से उसे शूट कर देगा। ऐसा हुआ भी, लेकिन डोगरा बाल बाल बच गया। विमल द्वारा उसकी बालकनी पर बरसाई गई गोलियों में एक भी उसे न लगी, लेकिन उस आक्रमण से वो इतना बौखलाया कि वो मदद हासिल करने की नीयत से कंपनी के अपने से ऊंचे ओहदेदार मोहम्मद सुलेमान की शरण में पहुंच गया। उसने सारा वाकया सुलेमान के सामने बयान किया। सुलेमान का जो जवाब उसे मिला उसने उसकी दुश्वारियों को दोबाला कर दिया। सुलेमान ने कहा कि सोहल से अदावत डोगरा का जाती मामला था, जिसे वो खुद ही भुगते। इस बाबत कंपनी की कोई मदद उसे मुहैया नहीं कराई जा सकती थी, और ये कि क्योंकि उसकी वजह से कंपनी के इज्जतदार होटल पर गोलियां बरसने की नौबत आई थी, इसलिए जब तक वो सोहल से अपनी अदावत का कोई आर या पार जैसा निपटारा नहीं कर लेता, तब तक के लिए वो होटल का अपनी स्वीट खाली कर दे। उसी रोज आधी रात को विमल 8वीं मंजिल की अपनी बालकनी में से एक रस्सी के सहारे नीचे दूसरी मंजिल की एक बालकनी पर उतरा। वो बालकनी डोगरा जैसे ही कंपनी के एक अन्य ओहदेदार शांतिलाल के स्वीट की थी, जो कि उस वक्त अपने बेडरूम में सिल्विया नामक कंपनी की एक होस्टेस के साथ लिपटा सोया पड़ा था। सिल्विया की सहायता से विमल डोगरा के स्वीट तक पहुंचा, लेकिन उसकी सारी मेहनत बेकार गई। स्वीट खाली पड़ा था। मोहम्मद सुलेमान के आदेश के तहत डोगरा वहां से पहले ही कूच कर गया था। विमल रस्सी के सहारे ही वापस लौटा, लेकिन सिल्विया की धोखेबाजी की वजह से कंपनी के प्यादों को उसकी खबर लग गई। बड़ी कठिनाई से वो अपनी बालकनी तक पहुंचा। प्यादे उसकी स्वीट में भी पहुंचे, लेकिन उन्होंने विमल और नीलम को संपूर्ण नग्नावस्था में पलंग पर एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हुए सोए पाया। यही समझा गया कि चंडीगढ़ से हनीमून के लिए वहां आए उस नवविवाहित जोड़े को अपने मधोशी में दरवाज़ा भीतर से बंद करने का ख्याल ही नहीं रहा था। चोर चुपचाप उनकी बालकनी में पहुंच गया था और रस्सी के सहारे नीचे शांतिलाल की बालकनी में पहुंच गया था। कंपनी की छत्र छाया से बेपनाह होकर डोगरा होटल नटराज में पहुंचा। उसका कोई अता पता हासिल करने की नीयत से विमल और नीलम डोगरा के लेफ्टिनेंट घोरपड़े के घर पहुंचे। वहां विमल ने अपने आप को सुलेमान साहब का खास आदमी कालीचरण और नीलम को कंपनी की होस्टेस रोजी बताया, जो कि घोरपड़े का इनाम हो सकती थी, उस सूरत में जबकि वो ये बताने में कामयाब हो जाता कि डोगरा कहाँ था।
विमल ने उसे कहा कि डोगरा का कंपनी से पत्ता कट चुका था, होटल से उसे निकाला जा चुका था, उसके खलास होने का हुक्म हो चुका था और उसकी जगह लेने के लिए कोई मुनासिब आदमी भी तलाश किया जा रहा था, जो कि खुद घोरपड़े ही हो सकता था। घोरपड़े फूलकर कुप्पा हो गया। उसने बताया कि उसे डोगरा का पता तो नहीं मालूम था, लेकिन एक जगह से उसका पता जाना जा सकता था। वो जगह सायन में स्थित मिसेस पिंटो का वैश्यालय थी। बकौल घोरपड़े डोगरा पक्का औरतखोर था। औरत के बिना वो एक दिन भी नहीं रह सकता था। वो जहाँ भी होगा, मिसेस पिंटो के वैश्यालय से उसने अपने लिए कोई कॉल गर्ल जरूर तलब की होगी, यानी कि उसने मिसेस पिंटो को ज़रूर बताया होगा कि उसके लिए कॉल गर्ल मिसेस पिंटो को कहाँ भेजनी थी। वे सायन पहुँचे। वहाँ घोरपड़े ने जबरन मिसेस पिंटो से कबूलवा लिया कि उसने संध्या नामक एक कॉल गर्ल को मैरीन ड्राइव पर स्थित होटल नटराज के स्वीट नंबर 412 में डोगरा के पास भेजा था। मिसेस पिंटो डोगरा को खबरदार ना कर सके, इसलिए घोरपड़े को उसकी छाती पर बिठाकर विमल नीलम के साथ होटल नटराज पहुंचा। वहां विमल ने पहले डोगरा के साथ मौजूद कॉल गर्ल संध्या को वहां से विदा किया और फिर डोगरा का कत्ल कर दिया। डोगरा की जेब से केवल 500 रुपये बरामद हुए, यानी कि कंपनी अब उसकी 47,500 रुपये की कर्जाई थी, जो कि हर हाल में उसने कंपनी से वसूल करने थे। यहाँ तक की कहानी आपने हार जीत में पढ़ी। डोगरा की लाश के पास से ही विमल ने डोगरा के बॉस मोहम्मद सुलेमान को फ़ोन किया और उसे एक क्लासिक धमकी दी। सुलेमान साहब, अगर 24 घंटों में आपने मेरा रुपया मुझे ना लौटाया तो रुपया लौटाने में हर एक दिन की देरी का मैं आप पर 1 लाख रुपए का रोज के हिसाब से जुर्माना करूंगा और रोज आपकी ऑर्गेनाइजेशन के एक आदमी को मौत के घाट उतार दूंगा। अपनी इस धमकी पर विमल सबसे पहले कंपनी के शिवाजी राव नाम के एक ओहदेदार का कत्ल करके खरा उतरा। शिवाजी राव एक दुर्दांत हत्यारा था, जो शांताराम नामक एक स्मगलर और उसके सारे परिवार का कत्ल करने के इल्जाम में गिरफ्तार था। जिस रोज वो अदालत से लैक ऑफ एविडेंस के बिना पर बरी होकर छूटा, उसी रोज विमल ने दिन दहाड़े सरेआम उसे शूट कर दिया। शांताराम के तुकाराम, बालेराम, जीवाराम और देवाराम नामक 4 भाइयों ने इसे अपने भाई की मौत का बदला माना। वे विमल के मुरीद बन गए और उसके सहयोगी बनने के लिए उसे तलाश करने लगे। कंपनी के आदमी विमल को पहले से ही तलाश कर रहे थे और अब पुलिस को भी मालूम हो चुका था कि मशहूर इश्तेहारी मुजरिम सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल उर्फ नितिन मेहता उर्फ कालीचरण अब बम्बई में था और वहाँ एकाएक छिटपड़ी गैंगवॉर में घी में खिचड़ी की तरह हिला मिला हुआ था। पुलिस को भी उसकी तलाश थी। विमल का अगला आक्रमण कंपनी की सरपरस्ती में चलने वाले जुआघर क्लब 29 पर हुआ, जहाँ कैसीनो का वॉल्ट तो एक अकाउंटेंट की हिम्मत और होशियारी से लुटने से बच गया, लेकिन एक गार्ड मारा गया। क्लब के इंचार्ज कंपनी के शांतिलाल नामक एक ओहदेदार के हाथ की एक उंगली कटी और वहाँ मौजूद करोड़ों रुपए में से विमल के पल्ले 70,500 रुपये की हकीर रकम पड़ी, यानी कि काला पहाड़ अभी भी पूरे 2.25 लाख की रकम का विमल का कर्जाई था। अब विमल के आतंक की खबर मोहम्मद सुलेमान के ऊपर के ओहदेदार जॉन रॉड्रिगेज तक पहुंची। वो बखिया का दायां हाथ माना जाता था और कंपनी के निज़ाम में उससे ऊपर केवल बखिया ही था। जॉन रॉड्रिगेज ने सुलेमान को अल्टीमेटम दिया कि 24 घंटों में या तो वो विमल को तलाश करके उसे खलास कर दे और या उसकी मांग कबूल करके वो रकम उसे सौंप दी जाए जिस पर कि विमल अपना हक मानता था। इसी नए टारगेट की तलाश में विमल संध्या नाम की उस कॉल गर्ल से मिला जिसे डोगरा के कत्ल की रात को उसने डोगरा के पहलू में पाया था। संध्या उसकी एहसानमंद थी कि डोगरा के साथ उसने उसे भी सूट नहीं कर दिया था। उसने कंपनी के निज़ाम और उसके ओहदेदारों के बारे में विमल को कमाल की जानकारी दी। मटका नाम के जुए और कंपनी के सारे एशिया में फैले हेरोइन के व्यापार के बारे में विमल को संध्या से ही मालूम हुआ। अगली रात को विमल ने मिसेस पिंटो के बंगले को आग लगा दी। आग की खबर सुनकर कंपनी के प्रोस्टिट्यूशन ट्रेड का इंचार्ज पालकी वाला जब वहां पहुंचा तो विमल ने उसे सूट कर दिया। वही विमल तुकाराम की निगाह में आ गया, जो कि विमल के वहां प्रकट होने की उम्मीद में ही बंगले की निगरानी कर रहा था। विमल के पीछे लगकर तुकाराम को 2 बातें मालूम हुई कि वो कंपनी के एन नाक के नीचे बखिया के हेडक्वार्टर होटल सी व्यू की 8वीं मंजिल के स्वीट नंबर 805 में रह रहा था और उसके साथ जो उसका सहयोगी था वो वास्तव में एक सुंदर युवती थी। तुकाराम ने बागले नाम के अपने एक आदमी को विमल की निगरानी के लिए होटल सी व्यू में प्लांट कर दिया। उसी रात विमल ने जॉन रॉड्रिगेज की कोठी में घुसकर भारी उत्पात मचाया और ये स्थापित कर दिया कि वो जब चाहता जॉन रॉड्रिगेज जैसे समर्थ और शक्तिशाली आदमी को भी चींटी की तरह मसल सकता था। नतीजा ये हुआ कि विमल को कह दिया गया कि उसकी मांग कबूल कर ली गई थी, इसलिए वो अपनी मारकाट बंद कर दे। लेकिन वास्तव में वो एक गहरी चाल थी जो विमल को खत्म कर सकती थी। विमल को जो रकम सौंपी जानी थी वो उन्होंने ऐसे ब्रीफकेस में बंद की थी जिसमें बम फिट था। ब्रीफकेस से नोट निकालते ही ब्रीफकेस बम की तरह फट सकता था और जिस व्यक्ति के अधिकार में वो होता उसकी जान ले सकता था। वो ब्रीफकेस कंपनी के सिपह सालार दंडवते ने आधी रात को बोरीवली स्टेशन पर विमल को सौंप दिया।
लेकिन उस बम का शिकार हुआ वो सब इंस्पेक्टर जिसने विमल को गिरफ्तार करके ब्रीफकेस अपने अधिकार में ले लिया था और उसमें से नोट बरामद किए थे। विमल पुलिस से बच गया, लेकिन होटल सीव्यू में घोरपड़े द्वारा पहचान लिए जाने की वजह से नीलम सुलेमान की गिरफ्त में आ गई। सुलेमान विमल के वहां पहुंचने का इंतजार करने लगा। बकौल उसके, अब जबकि पंछी खुद ही जाल में फंसने के लिए अपने पर तोल रहा था तो उसके पीछे भागने का क्या फ़ायदा था। यानी कि उसे विमल की होटल में पहुंचने की गारंटी थी। विमल का कंपनी के हाथ में पड़ जाना अब सिर्फ वक्त की बात थी। यहाँ तक की कहानी आपने विमल का इंसाफ में पढ़ी। जैसा कि अपेक्षित था, विमल होटल पहुंचा, लेकिन वागले उसे होटल के बाहर से ही वहाँ से भगाकर ले गया। उसी ने विमल को बताया कि नीलम मोहम्मद सुलेमान के चुंगल में पहुँच गई थी और ये कि वो शांताराम के भाइयों का आदमी था और उसे मिलवाने चैम्बूर ले जा रहा था। चैम्बूर के रास्ते से ही विमल ने सुलेमान को फ़ोन किया। सुलेमान ने उसे अल्टीमेटम दिया कि अगर वो नीलम को भारी दुर्गति से बचाना चाहता था तो वो शाम तक स्वयं को कंपनी के हवाले कर दे। विमल उसके लिए भी तैयार हो गया, लेकिन वागले ने उसे जबरन ऐसा करने से रोका। विमल की मुलाकात शांताराम के भाइयों से हुई। उन्होंने उसे बताया क्योंकि बखिया उनका भी दुश्मन था और वे भी उसका सर्वनाश चाहते थे, इसलिए वो चारों भी विमल की ऐसी कोई मदद करने को तैयार थे जो बखिया की बादशाहत को ढहाने का सामान कर सके। साथ ही उन्होंने शाम से पहले नीलम की रिहाई की भी कोई सूरत निकालने का वादा किया। वो मदद हासिल होते ही विमल ने उन चारों भाइयों में सबसे छोटे भाई देवाराम के साथ कंपनी के जैकब सर्कल वाले ऑफिस पर हल्ला बोल दिया। वहाँ उसने कंपनी के ओहदेदार कांति देसाई को कंपनी के कप परेड वाले हेड ऑफिस में अपने से ऊपर के ओहदेदार को ये फ़ोन करने पर मजबूर किया कि वो कालीचरण विमल को उसके पास भेज रहा था। फिर विमल ने देसाई को शूट कर दिया और वहाँ से मटके का 22 लाख रुपया लूट लिया। देवाराम ने ऑफिस में बम लगा दिए, जिसकी वजह से उनके वहाँ से निकलते ही सारा ऑफिस ही स्वाहा हो गया। नीलम को छुड़ाने की कोई तरकीब शांताराम के भाइयों को ना सूझी तो उन्होंने पुलिस कमिश्नर को फ़ोन कर दिया और उसे होटल सीव्यू के स्वीट नंबर 805 में सोहल की सहयोगिनी नीलम की मौजूदगी और सोहल की संभावित मौजूदगी के बारे में बता दिया। पुलिस कमिश्नर खुद होटल सीव्यू पहुंचा। स्वीट नंबर 805 में उसके कदम तब पड़े जब कंपनी के सिपह सालार दंडवते और एक ओहदेदार शांतिलाल के मना करने के बावजूद सुलेमान नीलम के साथ मुंह काला कर चुका था और नीलम को टॉर्चर करने की नीयत से कंपनी के जल्लाद जोजो को वहां तलब कर चुका था। पुलिस कमिश्नर नीलम को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गया। विमल कालीचरण बनकर मोटलानी से मिलने की नीयत से कंपनी के कप परेड वाले ऑफिस में पहुंचा। उस ऑफिस की जिमी नामक एक आदमी निगरानी कर रहा था। कालीचरण के बहुरूप में उसने विमल को पहचान लिया। तुरंत उसने वो सनसनीखेज खबर फ़ोन पर अपने बॉस मारियो को दी और ये भी संभावना व्यक्त की कि सोहल वहाँ के अभेद्य वॉल्ट को खोलकर उसमें से लिटिल ब्लैक बुक निकालने की फिराक में हो सकता था। विमल मोटलानी के ऑफिस तक पहुंचा। वहाँ उसने मोटलानी को मजबूर किया कि वो अपने से बड़े बॉस जॉन रॉड्रिगेज को टेलीफोन करे। रॉड्रिगेज अभी लाइन पर ही था कि विमल ने मोटलानी को शूट कर दिया। उसने रॉड्रिगेज को धमकी दी कि अगर नीलम को कुछ हुआ तो मोटलानी की तरह ही वो रॉड्रिगेज समेत कंपनी के एक एक ओहदेदार को मौत के घाट उतार देगा। रॉड्रिगेज ने उसे बताया कि उसी रात बखिया गोवा से वापस लौट रहा था और ये फैसला उसी के हाथ में था कि नीलम को छोड़ा जाना चाहिए था या नहीं। उसने विमल को यह आश्वासन दिया कि अगली सुबह तक सुलेमान नीलम पर कोई जुल्म नहीं ढाएगा, इसलिए तब तक वो भी कंपनी का कोई नया नुकसान ना करे। फिर रॉड्रिगेज को मालूम हुआ कि तब तक नीलम उनके हाथों से निकलकर पुलिस के हाथों में पहुंच चुकी थी। पुलिस कमिश्नर ने खुद नीलम को सोहल के बारे में क्रॉस क्वेश्चन किया, लेकिन नीलम ने यह तक कबूल नहीं किया कि वो सोहल को जानती थी। सोहल की बखिया के खिलाफ छेड़ी गई जंग की वजह से उन दिनों बम्बई में ऐसा माहौल बना हुआ था कि कंपनी के खिलाफ उठने वाले हर कदम के लिए सोहल को ही जिम्मेदार माना जाता था। इस स्थिति का तिलकराज नामक एक मामूली चोर ने यह फायदा उठाया कि उसने महालक्ष्मी रेसकोर्स के सामने के एक पेट्रोल पंप पर डाका मारा, जहां की सेफ में कंपनी का 20 लाख रुपया बंद था। कंपनी का वो रुपया हथिया लेने के बाद उसने वहां मौजूद राहुल राव और गंगवानी नामक कंपनी के आदमियों को अपना नाम सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल बताया। विमल रात को दादर में संध्या के घर पहुंचा। उसने संध्या को नीलम की गिरफ्तारी के बारे में बताया और उससे प्रार्थना की कि वो कंपनी का कोई ऐसा भेद उसे बताए जो कि नीलम को छुड़वाने में उसकी कोई मदद कर सकता हो। संध्या ने उसे लिटिल ब्लैक बुक के बारे में बताया और कंप्यूटर कंट्रोल वाले अभेद्य वॉल्ट के बारे में भी बताया, जिसमें कि बुकरम की काली जिल्द वाली लिटिल ब्लैक बुक के नाम से बम्बई के सारे अंडरवर्ल्ड में जानी जाने वाली डायरी बंद रहती थी। उसी डायरी में सारे एशिया में फैले बखिया के नारकोटिक्स ऑपरेशन का रिकॉर्ड निहित था। बकौल संध्या वो डायरी उस तोते की तरह थी जिसमें बखिया नामक राक्षस की जान थी, यानी कि जिसके पास वो डायरी होती उसी की मुट्ठी में बखिया की जान होती। उसने उसे वॉल्ट और उसके भीतर रखी डायरी के संरक्षक रतनलाल जोशी के बारे में भी बताया। उसने बताया कि वॉल्ट खोलने के लिए दरकार वॉल्ट का नंबर कहने को सिर्फ जोशी को ही मालूम होता था, लेकिन वास्तव में वो नंबर जोशी अपनी बीवी को भी बताकर रखता था।
ताकि अगर उसकी याददाश्त दगा दे जाए तो वो बीवी से नंबर मालूम कर सके। विमल अभी संध्या के फ्लैट में ही था कि कंपनी का सिपाही सालार दंडवते, जिसे कि पहले से शक था कि वो सोहल से मिली हुई थी, वहां पहुंच गया। वागले, जो कि शांताराम के भाइयों की हिदायत पर विमल की निगरानी के लिए साई की तरह विमल के पीछे लगा हुआ था, कि मेहरबानी से वहां विमल दंडवते के काबू में आने से बाल बाल बचा। दंडवते जब संध्या को कंपनी के जल्लाद जो के हवाले करने की नीयत से जूहू ले जा रहा था तो विमल ने उस पर हमला कर दिया और उसका कत्ल करके संध्या को उसके चुंगल से छुड़ाया। उसने संध्या को यह समझाकर गाड़ी पर चढ़ा दिया कि अब उसका उस शहर से कहीं दूर कूच कर जाने में ही कल्याण था। संध्या, जो कि विमल को अपना भाई मानती थी, उसके कहने पर बम्बई छोड़ जाने के लिए गाड़ी में सवार हो गई। उधर सुलेमान को यह चिंता सता रही थी कि बखिया के आते ही उसकी मिट्टी पलीद होने वाली थी। वो रात को कंपनी के अन्य ऊंचे अपने बराबर के ओहदेदार साहबजादा आफ्ताब खान से मिला और उसके साथ मिलकर उसने ऐसा षड्यंत्र रचा कि अगर सोहल वाकई बखिया को मारने में कामयाब हो जाए तो उसकी बादशाहत उसके दाएं हाथ रॉड्रिगेज के हाथ में ना जाने पाए। उसी रात को बखिया गोवा से वापस लौटा। उसने अपने तमाम ओहदेदारों की मीटिंग बुलाई और हालात का जायजा लिया। उस मीटिंग में उसने सुलेमान को बुरी तरह से जलील किया। अगले रोज उन्हें सोहल के खिलाफ क्या कदम उठाना चाहिए था, इस महत्वपूर्ण मंत्रणा में उसने सुलेमान को शामिल करना तक जरूरी ना समझा। अगली सुबह विमल ने जॉन रॉड्रिगेज को फ़ोन किया। रॉड्रिगेज ने उसे कहा कि नीलम को इसी तरीके से रिहा किया जा सकता था कि वो होटल सी व्यू में आकर बखिया से मिले और वहां से लौटती बार नीलम को अपने साथ ले जाए। विमल ने उस टाल मटोल वाले जवाब को इनकार का दर्जा दिया। कंपनी के एक अन्य ओहदेदार इकबाल सिंह ने विमल की उस कॉल को ट्रेस करने का एडवांस में इंतजाम किया हुआ था। उसने बखिया को बताया कि वो कॉल चैम्बूर से आई थी और वो वही इलाका था जहां शांताराम के भाई रहते थे। दंडवते की गैरहाजिरी में बखिया ने मैक्सवेल परेरा नामक अपने एक लेफ्टिनेंट को कंपनी का सिपाही सालार मुकर्रर किया और उसे आदेश दिया कि वो शांताराम के भाइयों को चेक करवाए। विमल रॉड्रिगेज को टेलीफोन करके वापस लौटा तो शांताराम के भाइयों ने उसे ये हौलनाक लेकिन झूठी खबर सुनाई कि नीलम के साथ होटल सी व्यू स्वीट नंबर 805 में सारी रात सामूहिक बलात्कार का प्रोग्राम चला था और सुबह नीलम किसी प्रकार स्वीट की बालकनी से नीचे कूदकर आत्महत्या करने में कामयाब हो गई थी। नीलम के उस दर्दनाक अंजाम की खबर सुनकर विमल खून के आंसू रोया। उसने रॉड्रिगेज को फ़ोन किया और उसे कहा कि वो कम से कम नीलम की लाश उसे सौंप दे ताकि उसकी मिट्टी तो खराब ना हो, ताकि वो तरीके से उसका अंतिम संस्कार तो कर सके। रॉड्रिगेज ने नीलम की लाश लौटाने की हामी भर दी। नीलम तो वास्तव में सही सलामत पुलिस की हिरासत में थी, लेकिन वो विमल को उसकी लाश सौंपने के बहाने उसे अपने कब्जे में करने की उम्मीद कर रहे थे। विमल ने लाश महालक्ष्मी रेसकोर्स के सामने के मैदान में मंगवाई थी। रॉड्रिगेज ने वहां अपने इतने आदमी पहले ही भेज दिए कि लाश लेने वहां आकर विमल बचकर नहीं जा सकता था, लेकिन बालेराम और देवाराम की सहायता से विमल ने वो मेटाडोर रास्ते में ही घेर ली जिसमें कि लाश होनी चाहिए थी। मेटाडोर में लाश न निकली। उस घटना से बखिया को विश्वास हो गया कि विमल अकेला नहीं था। उसे बंबई में बड़ी मुस्तैद मदद हासिल थी। उसकी तवज्जो फिर शांताराम के भाइयों की तरफ गई। तभी इकबाल सिंह ने पता लगवाया कि विमल की दूसरी टेलीफोन कॉल शांताराम के भाइयों के घर में लगे टेलीफोन से आई थी। बखिया ने कंपनी के सिपाही सालार परेरा को कहर बनकर शांताराम के भाइयों पर टूट पड़ने का आदेश दिया। परिणाम स्वरूप जीवाराम गिरफ्तार हो गया, लेकिन उसके बाकी 3 भाई और विमल उस गुमनाम टेलीफोन कॉल की वजह से बच गए, जो वास्तव में अमीरजादा आफ्ताब खान ने परेरा के चैम्बूर पहुंचने से पहले तुकाराम को कर दी थी। केवल खान को ये मालूम था कि अगली शाम को बखिया अपने बीमार भाई से मिलने कल्याण जाने वाला था। उसने ये बात भी फ़ोन करके तुकाराम को बता दी ताकि वे कल्याण में बखिया के कत्ल का सामान कर सके। गिरफ्तार जीवाराम को यातनाएं देकर सोहल का पता जानने की कोशिश की गई, लेकिन जीवाराम ने कुछ न बताया। जो ने उसे इतना टॉर्चर किया कि उसके प्राण निकल गए। बखिया ने उसकी लाश चैम्बूर में उसके भाइयों के घर के सामने लैंप पोस्ट के साथ लटकवा दी। विमल और देवाराम ने जोशी की बीवी पर दबाव डालकर वॉल्ट का नंबर मालूम कर लिया। वॉल्ट खोलने की नीयत से जब वे कब परेड पहुंचे तो उस वक्त वहां की निगरानी करते जिमी के साथ उसका एक सहयोगी बाबू और बॉस मारियो भी शामिल हो चुके थे। विमल ने जोशी के सामने वॉल्ट खोलकर भीतर से लिटिल ब्लैक बुक निकाल ली और भीतर एक बम प्लांट कर दिया। वॉल्ट खुल जाने से वॉल्ट के संरक्षक जोशी को इतनी आत्मग्लानि हुई कि उसने आत्महत्या कर ली। विमल और देवाराम डायरी के साथ वहां से रवाना हुए तो जिमी, बाबू और मारियो उनके पीछे लग गए। पीछे वॉल्ट में रखा बम फूटा। एक भीषण विस्फोट हुआ। बखिया खुद वहां पहुंचा। उसने जोशी को मरा पाया और हालात ने इस बात की चुगली की कि वॉल्ट कोई बाहरी आदमी खोल चुका था, लेकिन उस वॉल्ट का ऑटोमेटिक कंप्यूटर कंट्रोल उसे यूं बंद कर चुका था कि वो किसी भी सूरत में 24 घंटे से पहले नहीं खुल सकता था। भीतर का नुकसान जानने के लिए 24 घंटे का इंतजार अनिवार्य था। उसी रात विमल और देवाराम
जॉन रॉड्रिगेज के बंगले में घुसे। उसी रात वहां सोमानी नाम का एक मुखबिर आया हुआ था, जो रॉड्रिगेज के लिए ये सनसनीखेज खबर लाया था कि शांताराम के भाई वर्सोवा की मछुआरों की बस्ती में छुपे हुए थे और उस वक्त वहां शांताराम के केवल 2 भाई मौजूद थे। देवाराम ने रॉड्रिगेज को तब शूट कर दिया जब वो नीलम के बारे में कुछ कहने जा रहा था। वहां से निकासी की कोशिश में उन्होंने रॉड्रिगेज के सारे अंगरक्षकों को भी शूट कर दिया। फिर उन्होंने बाहर रास्ते में सोमानी को भी जा पकड़ा और उसका भी काम तमाम कर दिया। कंपनी की एक कॉल गर्ल जजाबेल की सूझबूझ और होशियारी से सोहल के नाम से कंपनी का 20 लाख रुपया लूटने वाला तिलक राज गिरफ्तार हो गया और लूट का तकरीबन सारा रुपया उसके पास से बरामद कर लिया गया। अगले रोज बकिया ने वॉल्ट खोला तो उसे भीतर राख के एक ढेर के अलावा कुछ न दिखाई दिया। उसकी जान, उसकी शक्ति, लिटिल ब्लैक बुक समेत वॉल्ट की हर चीज स्वाहा हो चुकी थी। बकिया को वो सोहल की सबसे बड़ी, उसके बाएं हाथ जॉन रॉड्रिगेज के कत्ल से भी बड़ी चोट थी। उसी रात कल्याण में बकिया पर किया गया आक्रमण इत्तेफाक से विफल हो गया। बदले में बालेराम बकिया के एक बॉडीगार्ड की गोली का निशाना बन गया और विमल और देवाराम बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब हो पाए। बकिया जानता था कि आफ्ताब खान और जॉन रॉड्रिगेज के अलावा किसी को भी मालूम नहीं था कि वो कल्याण जाने वाला था। रॉड्रिगेज क्योंकि मर चुका था, इसलिए उसका खान पर शक करना स्वाभाविक था। उसने खान की हत्या करके उसकी लाश गायब करवा दी। फिर दोपहर तक शांताराम के भाइयों के खिलाफ तकदीर ने ही बकिया का दाव चला दिया। रॉड्रिगेज के बंगले में देवाराम ने जिन गार्डों को अपनी गोलियों का निशाना बनाया था, उनमें से एक मरा नहीं था, केवल गंभीर रूप से घायल हुआ था। अस्पताल में एक बार उसे होश आया तो उसने बताया कि उसने खुद सोमानी को रॉड्रिगेज साहब को बताते सुना था कि शांताराम के भाई वर्सोवा में मछुआरे की बस्ती में एक मकान में छुपे हुए थे। शांताराम के 2 बाकी बचे भाई तुकाराम और देवाराम कंपनी की गिरफ्त में आ गए। विमल संयोगवश वहां नहीं था, इसलिए वो बच गया, और वागले इसलिए बच गया क्योंकि कंपनी के प्यादों की फौज में उसे जानने पहचानने वाला कोई नहीं था। यहाँ तक की कहानी आपने मौत का नाच में पढ़ी। विमल ने एक बार खिड़की से बाहर निगाह डाली। टैक्सी तभी माहिम क्रीक से पार हुई थी। दाता, वो एक आह भरकर बोला, तेरा अंत न जाई लखिया। कुछ अपन से बोला साहब, टैक्सी ड्राइवर बोला। विमल ने तुरंत उत्तर न दिया। अब आके ट्रैफिक भरी डबल रोड आ गई थी। उसने एक बार उचक कर मीटर की तरफ निगाह डाली और फिर जेब में से एक 20 का नोट निकाला। हाँ, वो बोला, तुम ही से बोला। क्या बोला बाप? विमल ने हाथ बढ़ाकर नोट ड्राइवर की गोद में डाल दिया और बोला, मैं अभी टैक्सी से उतर जाऊंगा, लेकिन जब मैं टैक्सी रोकने को कहूँ तो उसे बाईं ओर फुटपाथ से लगाकर रोकने की कोशिश मत करना। उसे दाईं ओर सड़कों के बीच की पटड़ी के करीब करके रोकना। पीछे से कोई गाड़ी आ टकराएगी बाप, ड्राइवर बोला। 1 सेकंड में कुछ नहीं होने का। ड्राइवर ने एक निगाह मीटर पर डाली, फिर गोद में पड़े 20 के नोट को देखा और फिर सहमति में सिर हिला दिया। विमल ने एक गुप्त निगाह अपने पीछे डाली। काली फिएट बदस्तूर उसके पीछे लगी हुई थी। उस वक्त टैक्सी और काली फिएट के बीच में 4-5 वाहन थे। कुछ क्षण बाद विमल को बगल की सड़क पर विपरीत दिशा से आती एक डबल डेकर बस दिखाई दी। रोको, एकाएक वो बोला। ड्राइवर ने टैक्सी रोकी। विमल का हाथ पहले से ही दाईं ओर के दरवाजे के हैंडल पर था। टैक्सी अभी पूरी तरह से गति शून्य हुई भी नहीं थी कि विमल ने दरवाज़ा खोलकर टैक्सी से बाहर छलांग लगा दी। वो दोनों सड़कों के बीच की पटड़ी पर चढ़ गया और डबल डेकर के वहां से गुजरने से पहले झपटकर उसके सामने से सड़क पार कर गया। टैक्सी तब तक फिर स्पीड पकड़ चुकी थी और वाहनों के प्रभाव का अंग बन चुकी थी। मारियो विमल की उस अप्रत्याशित हरकत से बुरी तरह बौखलाया। यू टर्न लेकर दूसरी तरफ की सड़क पर आने के लिए बीच की पटड़ी में ब्रेक दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। उसने कार रुकवाई और यूं अंधाधुंध उसमें से बाहर निकला कि पीछे से आती एक मेटाडोर की चपेट में आने से बाल बाल बचा। वो पटड़ी पर चढ़कर जब तक परली सड़क पर पहुंचा तब तक विमल का वहां नामो निशान भी नहीं था। फिर एकाएक विमल उसे तब तक वहां से काफी दूर निकल जा चुकी डबल डेकर बस की पिछली खिड़की में दिखाई दिया। व्याकुल भाव से उसने आसपास निगाह दौड़ाई। वहां कोई टैक्सी नहीं थी और उसकी अपनी कार तुरंत उस सड़क पर आ नहीं सकती थी। दूर होती जा रही डबल डेकर को देख देख कर हाथ मलने के अलावा कोई चारा नहीं था। विमल अगले ही स्टैंड पर डबल डेकर से उतर गया। उसने एक टैक्सी पकड़ी और भिंडी बाजार की तरफ रवाना हो गया। वो नहीं जानता था कि जो ट्रिक उसने मारियो से पीछा छुड़ाने के लिए इस्तेमाल की थी, उसी ने उसका अपने पीछे लगे बकिया के आदमियों से भी पीछा छुड़ा दिया था। भिंडी बाजार पहुंचकर वो टैक्सी पर से उतरा और पैदल चलता हुआ वहां की झोपड़पट्टी में पहुंचा। जिस पहले ही आदमी से उसने अकरम लॉटरी वाले के बारे में पूछा, वो उसे उसका पता बताने के स्थान पर उसे बाकायदा उसकी खोली तक छोड़कर आया। निश्चय ही अकरम लॉटरी वाला उस झोपड़पट्टी की कोई मशहूर हस्ती था। अकरम लॉटरी वाले की खोली पर ताला झूल रहा था। पता नहीं शांताराम के भाई वहां पहुंचे ही नहीं थे या वहां पहुंचकर दोबारा कहीं चले गए थे। उसकी झोपड़ी के एन सामने एक दीवार पर मशहूर इश्तहारी मुजरिम सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल की गिरफ्तारी पर 1.25 लाख रुपए के इनाम की
घोषणा वाला पोस्टर लगा हुआ था। विमल को ज्यादा देर वहां टिकना खतरे से खाली न लगा। वाहिगुरु सच्चे पातशाह, वो होठों में बुदबुदाया। तू मेरा राखा सबनी थाई। उसने फिर एक टैक्सी पकड़ी और कोलीवाड़ा की तरफ रवाना हो गया। तो दोस्तों, ये था खून के आंसू नॉवल का तीसरा पार्ट। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।